तो हम आज बात करने जा रहे हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी एक, जैसा कि सब जानते हैं कि ईसीजी है एक क्लिनिकल मेडिसिन का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हमको कोई भी हृदय से संबंधित कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना होता है या हृदय रोग के बारे में जानना होता है तो हमारी सबसे प्रारंभिक जांच ईसीजी से ही होती है और इसी जांच से हम बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यह देखने में तो छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत मुश्किल, इसको समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईसीजी के बेसिक्स क्या है। यह एक लेक्चर सीरीज है जिसमें कि 3 से 4 वीडियो हम अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको ईसीजी के बेसिक्स के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं कि ईसीजी क्या होता है और इसको कैसे आसानी से हम रीड कर सकते हैं और किसी के भी डायग्नोसिस आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रीड करता है। हमेशा हार्ट में कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं और ये उन्हीं को सेंस करता है और इसी को कैलिब्रेट करके एक पेपर पे दिखाता है। ईसीजी जो है मेनली इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में जो होते हैं हार्ट में डिपोलराइजेशन होता है और रीपोलराइजेशन, यानी कि हार्ट एक बार कंट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है, जिसको कि हम सिस्टोल और डायस्टोल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोग्राम है क्या? द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू द हार्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल करंट दैट स्प्रेड्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब जो हार्ट है वो हमेशा उसके अंदर जो पाथवे होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का कंडक्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट एक जगह से दूसरी जगह जाती है और इसी को पूरी तरीके से रिकॉर्ड करता है। और जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होता है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेज अकरिंग ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो पूरे चेंजेज होते हैं उसी को हम कार्डियोग्राम कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ईसीजी मशीन है, मल्टी चैनल है, इसमें एक स्क्रीन बनी है। आप चाहें तो उससे भी रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इस पेपर के थ्रू भी आप रीड कर सकते हैं क्या क्या रीडिंग्स है पेशेंट की। तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं हार्ट में? तो हार्ट में मेनली 2 इवेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और दूसरी मैकेनिकल एक्टिविटी होती है और ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डीपोलराइजेशन होता है और रीपोलराइजेशन होता है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग मैकेनिकल में सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। सिस्टोल यानी कंट्रैक्शन फेज, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन फेज। तो जब हार्ट डिपोलराइज होता है एक्चुअली उसी समय वो सिस्टोल में जाता है और जब रिपोलराइज होता है तो डायस्टोल में यानी रिलैक्सेशन फेज में आ जाता है। और क्या क्या इवेंट्स होते हैं? डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्टार्ट इन द साइनो आर्टेरियल नोड एंड पास ओवर द कंडक्शन पार्ट टू स्प्रेड इनटू द होल ऑफ द हार्ट। तो जब ये डिपोलाइजेशन स्टार्ट होता है तो इम्पल्स जनरेट होता है एसए नोड पे और एसए नोड से जनरेट होने के बाद पूरे हार्ट में कंडक्ट होता है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक रिजल्ट होता है। ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उस समय हार्ट के एक से दूसरे हिस्सों में एक इलेक्ट्रिकल जो होता है डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो इम्पल्स मूव करती है। बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन दीज चेंजेस कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। द रिकॉर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं या जो जो उसमें चेंजेज होते हैं, इन्हीं चेंजेज को, इम्पल्सेज को हम एक लीड के थ्रू मेजर करते हैं। और ये लीड कहाँ होते हैं? हमारे चेस्ट लीड्स पे होते हैं या आर्म्स पे लगी होती हैं, लेग्स पे लगी होती हैं। तो इन सारी लीड्स को में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंजेज होते हैं इन लीड्स के द्वारा हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कंडक्शन पाथवे है। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है एसए नोड पर, एसए नोड से फिर एवी नोड पे जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज से और यहाँ से फिर पुरकुंजे फाइबर्स के द्वारा पूरे हार्ट में जो है इसका कंडक्शन होता रहता है। इसमें जो है लेफ़्ट जो बंडल होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो एंटेरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है, जिसको कि लेफ़्ट एंटेरियर फेसिकल और लेफ़्ट पोस्टीरियर फेसिकल नाम दिया जाता है।
ये सेम वही है, थोड़ा सा बेहतर डायग्राम है। इसमें और आप क्लियर देख सकते हैं, सारे इसमें कंडक्शन पाथवे के साथ साथ चैम्बर्स दिए हुए हैं, SA नोड, AB नोड, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सब दिया हुआ है। इसको आप ठीक से देख सकते हैं इसमें। अब देखते हैं पेसमेकर क्या होता है। तो पेसमेकर जो हार्ट का होता है SA नोड होता है, जो एक फ्रीक्वेंसी पे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे बीट्स को जनरेट करता है, और इसकी जो इंट्रिंसिक फ्रीक्वेंसी होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। इसका मतलब है कि SA नोड 1 मिनट में 60 से 100 बार बीट जनरेट करता है, और यही आगे जाकर उसको सिस्टोल और डायस्टोल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है AV नोड। तो AV नोड जो होता है उसका बैकअप, इसको पेसमेकर ही बोला जाता है। अगर किसी सिचुएशन में SA नोड नहीं काम करता है तो ऐसी स्थिति में AV नोड अपना काम शुरू कर देता है, और यही हार्ट का सिस्टोल और डायस्टोल कराता है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी SA नोड से थोड़ी सी कम होती है, और यह 40 से 60 बीट्स पर मिनट होती है। इसके बाद होता है वेंट्रिकुलर सेल्स। अगर किसी सिचुएशन में SA नोड और AV नोड दोनों फेल कर जाते हैं बीट जनरेट करने से, तो जो वेंट्रिकल की सेल्स है इटसेल्फ वही सेल एक बैकअप पेसमेकर की तरह काम करती हैं, और 20 से 45 की फ्रीक्वेंसी से खुद ही बीट जनरेट करती हैं, जिससे हार्ट जो है चलता रहे। तो ये जो है फ्लो है SA नोड से एट्रियल मसल्स की तरफ, और SA नोड से इंटरनल कंडक्टिंग फाइबर्स के द्वारा जो एट्रियल मसल्स में भी जाती है। फिर यही SA नोड से AV नोड भी जाता है। AV नोड से पुरकिंजे फाइबर्स के जो पूरे कंडक्टिंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ जाती है, और ये पुरकिंजे फाइबर्स जो है पूरे वेंट्रिकल मसल्स को कंडक्शन देती हैं। जो नॉर्मल है आप देख सकते हैं डायग्राम में एरो के थ्रू दिखाया जा रहा है कि SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ ईच, बंडल ऑफ ईच से बंडल ब्रांचेज, बंडल ब्रांचेज में लेफ्ट बंडल और राइट बंडल, और फिर पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस तरीके से ये पूरा जो है हार्ट जो है डिपोलराइज होता है। अब इम्पल्स कंडक्शन कैसे कैसे हो सकता है? AV नोड से, SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ ईच। सेम वही है, थोड़ा सा बेहतर है। आप इसमें ये ऊपर देख सकते हैं कि जैसे जैसे इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है तो उसी फेज में कौन सी वेव बनती है। तो आप देख सकते हैं कि जब SA नोड था तो P बना, SA से AV तक PR, फिर बंडल ऑफ ईच में, और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय PRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस तरीके से हमने कंडक्शन पाथवे देख लिया। अब देखते हैं कि लीड्स कितनी होती हैं और क्या इनके इम्पोर्टेंस हैं। तो एक लीड्स तो वैसे तो इन्फिनिट हो सकती हैं, चाहे जितनी हम लगा लें, लेकिन एक हमारे रूटीन में जितना हमको डायग्नोसिस में हेल्प मिलता है तो 12 लीड्स होती हैं। यानी कि मिनिमम 12 लीड्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप किसी फाइनल डायग्नोसिस में पहुंच सकते हैं। तो इसमें कुछ लीड्स को जो है चेस्ट लीड्स बोलते हैं, वेंट्रिकुलर लीड्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड लीड्स बोलते हैं, ऑगमेंटेड लीड्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग नामों से इनको डिनोट किया जाता है। तो देख सकते हैं कि इन्फीरियर लीड्स में 3 होते हैं, L2, L3, AVF, जो नीचे की तरफ से देखते हैं। लेटरल लीड्स L1, AVL, V5 एंड V6, और जो एंटीरियर लीड्स होते हैं, तो जितने चेस्ट लीड्स होते हैं या वेंट्रिकुलर लीड्स उन्हीं को एंटीरियर लीड्स बोला जाता है, और इनको V1, V2, V3, V4, V5, 6 से डिनोट किया जाता है। तो 12 लीड्स में जो 12 लीड्स होते हैं एक्चुअली 12 डिफरेंट लोकेशन से या एंगल से 12 डिफरेंट व्यू से पिक्चर लेते हैं। यानी पिक्चर का मतलब होता है कि इम्पल्स को मेजर करते हैं। तो therefore the 12 lead ECG helps you see what is happening in different portions of the heart। तो जो ये 12 लीड्स जो होते हैं उससे पता चल जाता है कि किस एरिया में हार्ट के क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। और द रिदम स्ट्रिप इज ओनली वन ऑफ दीज 12 व्यूज। इसमें से जो 12 लीड्स में से सिर्फ एक ही लीड ऐसी रहती है जो कि हमारे हार्ट को रिदम को चेक करती है, और वो जनरली सेकेंड लीड होती है। तो जो 12 लीड्स हमने देख लिया है कि जो 12 लीड्स होते हैं अलग अलग एंगल से व्यूज लेती हैं, और इसमें जो है सेकेंड लीड होता है वह रिदम स्ट्रिप के रूप में हम उसको यूज करते हैं। तो लीड्स को अलग अलग क्लासीफाई किया गया अलग अलग ग्रुप्स में। तो जो पहले तो हम देखते हैं अटैचमेंट के हिसाब से
क्या क्या है। जो लिम्ब लीड्स होती हैं 6 होती हैं, 1 2 3 AV1 AVL AVF। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक जो पार्ट होता है किसी लिम्ब से अटैच होता है, मतलब हाथ या पैरों से। और चेस्ट लीड्स होते हैं 6 जो कि सीने पे हमारे प्रिकॉर्डियम पे अटैच किए जाते हैं, ये भी 6 होते हैं। पोल के हिसाब से जो है इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। कुछ लीड्स जो है यूनिपोलर होती हैं और कुछ जो है बाइपोलर होती हैं। तो यूनिपोलर में जो है 3 जो आगमेंटेड लीड्स होते हैं AVR AVL AVF, मुख्य रूप से फर्स्ट सेकंड और थर्ड लीड्स को रखा जाता है। तो ये हो गया लीड्स का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी लीड्स को रखा गया है। तो चेस्ट पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो है इस एरिया में V1 V2 V3 V4 V5 और V6 ये जो है क्रम से एक दूसरे पे अटैच है चेस्ट के चारों तरफ। जो 3 लिम्ब लीड्स हैं बाइपोलर 1 2 3 ये एरो के थ्रू दिखाया गया है कहाँ पे कहाँ अटैच होती हैं। जो 3 आगमेंटेड होती हैं यूनिपोलर AVR AVL AVF और जो 6 प्रिकॉर्डियम होती है इसको यहाँ पे हमने दिखा दिया है। यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं जो चेस्ट लीड्स हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6। जो V1 है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आपके राइट साइड में होता है। V2 सेम उसी इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड होता है। V4 फिफ्थ में मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है। V5 एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे और V6 मिड एक्सिलरी लाइन पे होता है। तो ये पोजीशन है चेस्ट लीड्स की। फोर्थ में V1 होता है, अब मैंने बताया इसके पहले V2 भी फोर्थ में ही होता है। V4 जो होता है उसके ठीक नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है और बाकी सब फिफ्थ में ही होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो V1 है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस राइट मार्जिन ऑफ स्टर्नम और V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट मार्जिन स्टर्नम, ये दोनों एक ही लेवल पे होते हैं V1 और V2। जो V4 होता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, V5 एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और V6 मिड एक्सिलरी लाइन। और जो V3 होता है ये मिडवे होता है V2 और V4 के। एक ECG पेपर है। ECG पेपर को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ECG पेपर को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो ECG पेपर में छोटे एक तो स्मॉल स्क्वायर होते हैं और एक लार्ज। तो जो सबसे छोटा होता है जिसका साइज 1 mm होती है। चूँकि स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 mm ही होती है। और ऐसे 5 मिल के चारों तरफ से 5 यानी कि टोटल 25 मिलकर एक लार्ज स्क्वायर बनाते हैं। तो एक स्मॉल स्क्वायर और एक लार्ज स्क्वायर, एक लार्ज स्क्वायर में 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो एक स्मॉल स्क्वायर को अगर हम ड्यूरेशन में देखें तो 0.04 सेकेंड का होता है और इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक लार्ज स्क्वायर होता है वह 0.2 सेकेंड का होता है। और अगर वर्टिकली देखें तो वर्टिकली हम स्केल इस पे वर्टिकली हम ECG पेपर पे वोल्टेज लेते हैं तो एक स्मॉल जो होता है 0.1 मिलीवोल्ट का होता है। मतलब अगर एक लार्ज की बात करेंगे तो 0.5 मिलीवोल्ट और 2 लार्ज स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 लार्ज स्क्वायर मिलके होते हैं 1 मिलीवोल्ट। बहुत आसान है इसको याद करना। हॉरिजॉन्टल जहाँ पे हम टाइम स्केल रखते हैं तो टाइम पे एक स्मॉल स्क्वायर होता है 0.04 और एक लार्ज होता है उसको उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.20 सेकेंड। और वर्टिकली जहाँ पे हम वोल्टेज देखते हैं वहाँ पे लार्ज बॉक्स होता है 1 लार्ज बॉक्स 0 मिलीवोल्ट और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 मिलीसेकेंड 0.1 मिलीवोल्ट। तो अब आते हैं वेव कंपोनेंट इन ECG रिकॉर्ड। तो एक ECG जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कौन कौन से वेव्स आते हैं। तो पहला तो है P वेव, दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स और तीसरा T वेव। P QRS T कॉम्प्लेक्स यहाँ देख सकते हैं। P वेव का मतलब होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, T वेव वेंट्रिकुलर
रिपोलाइजेशन। तो जो पी वेव है एट्रियल डिपोलाइजेशन का मतलब इस समय एट्रिया कंट्रैक्ट कर, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करता है यानी सिस्टोल के फेज में रहता है, और टी वेव में वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन होता है, इसका मतलब डायस्टोल फेज में होता है, हार्ट इस समय रिलैक्स करता है। एक नॉर्मल ईकेजी है, इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से लीड अटैच है और कैसे इसके ग्राफ्स बनते हैं PQRS के। यह एक नॉर्मल ECG है। यहाँ जो ग्राफ के ऊपर ही बताया गया है PQRS को, यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है अगर वर्टिकली देखेंगे तो 0.1 मिली वोल्ट होता है, और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो होता है 0.04 सेकेंड का होता है। इस तरीके से अगर 5 को माने 5 स्मॉल स्क्वायर यानी कि एक लार्ज स्क्वायर, तो टोटल ड्यूरेशन होता है 0.2 सेकेंड। और इसी तरीके से अगर वर्टिकली देखें तो पूरा जो है 10 स्मॉल स्क्वायर यानी कि 2 लार्ज स्क्वायर मिलाकर 1 मिली वोल्ट होता है। ये सेम उसी का है, एक अगेन है, आप इसको ध्यान से देखें और इसको याद करने में आसानी रहेगी आपको। सेम वही चीज़ें बताई गई हैं, थोड़ा और बेहतर रिजोल्यूशन के साथ है और बढ़िया क्लियरिटी के साथ है। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ हमने बता रखा है, फिर सेपरेट अलग अलग वर्टिकल एक्सिस में किसका कितना होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसका कितनी वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को ज़रूर आप याद करें, क्योंकि अगर वैल्यू याद नहीं होंगे तो डायग्नोसिस में और कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, इस वैल्यू को ज़रूर से ज़रूर याद रखें आप। अगेन और इलेबोरेट किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं PR सेगमेंट, ST सेगमेंट, QT सेगमेंट और सबका टाइमिंग कितनी होती है, नीचे उसके नॉर्मल रेंज भी बताई गई है, इसको ज़रूर आप याद कर लें। एक नॉर्मल ECG है, 12 लेड ECG एक एग्जांपल के रूप में है। आप इसको थोड़ा समय दें और देखें इस पे कि जो जो फाइंडिंग्स आप देख रहे हैं साइड में उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, तो क्या आप वही देख पा रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ECG है, एक नॉर्मल ECG है, इसमें साइनस रिदम है और हार्ट रेट जो है 75 पर मिनट है। ये हार्ट रेट निकालेंगे कैसे, हम आगे की स्लाइड्स में आपको बताएंगे। और इस ECG में PR इंटरवल 200 मिलीसेकेंड है, QRS 120 मिलीसेकेंड है, राइट एक्सिस डेविएशन है इस लीड्स में, ये भी हम आपको बताएंगे कि एक्सिस डेविएशन कैसे देखेंगे। अब आते हैं वेव्स पे। तो P वेव क्या होता है कि फर्स्ट वेव एज पर कार्डियक साइकिल रिकॉर्डेड इन द ECG, दिस स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एट्रियल डिपोलाइजेशन, दिस वेव इज फॉलोड बाय एट्रियल कंट्रैक्शन। QRS क्या होता है? इट इज ए लार्ज वेव दैट रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ डिपोलाइजेशन थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। तो जो P वेव है वो सबसे पहला होता है डिपोलाइजेशन फेज का, जिसमें कि एट्रिया कंट्रैक्ट होती है, और वहाँ से जब इम्पल्स आगे मूव करता है तो जाता है वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती है तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के कारण ही QRS कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। It has a complex shape primarily because of the conduction pathway from bundle of fish through Purkinje fibers towards apex of the heart and returns through the right and left ventricle wall towards the base of ventricular chambers। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें पहले तो जो इम्पल्स स्प्रेड होती है और फिर वापस आती है। T वेव क्यों बनता है कि जब वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन होता है, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं या डायस्टोल फेज में जाते हैं, तब T वेव बनता है। PR इंटरवल क्या होता है? PR इंटरवल जो होता है द टाइम फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द P वेव टू द बिगनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब ऐसे नोड पे इम्पल्स जनरेट हुआ और AV नोड तक गया, तो इस दौरान जो समय लगता है वही PR इंटरवल होता है।
इंडिकेट्स द इंटरवल बिटवीन एक्टिवेशन ऑफ एसए नोड एंड द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन। तो बिल्कुल आसान है कि एसए नोड के एक्टिवेशन से लेकर जो वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन होता है उसके बीच का टोटल समय है जिसको पीआर इंटरवल कहा जाता है, और इसके नॉर्मल रेंज होती है 0.16 टू 0.2 सेकेंड। तो इसको आसानी से याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि 200 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए पीआर इंटरवल हर हाल में। अगर इससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कार्डियक ब्लॉकेज हो रहा है। ये देख सकते हैं पीआर इंटरवल में एट्रियल डिपोलाइजेशन प्लस डिले इन एवी जंक्शन एवी नोड बंडल ऑफ हिज डिले अलाउज टाइम फॉर द एट्रिया टू कंट्रैक्ट बिफोर द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि यह एक समय है कि जब एसए नोड पे जनरेट होता है और वो उतना समय चाहिए कि हमारी जो वेंट्रिकल है कंट्रैक्ट होने के लिए प्रिपेयर खुद को कर सके। तो वहाँ से जब इम्पल्स यहाँ तक आती है तो उसी को पीआर इंटरवल कहा जाता है। क्यूटी इंटरवल represents the time period from beginning of the Kivarius complex to the end of the T wave and indicates the interval between activation of ventricle and beginning of ventricular repolarization। तो क्या है क्यूटी इंटरवल कि जब हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन होता है और डीपोलाइजेशन होता है तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वही क्यूटी इंटरवल है। एसटी सेगमेंट क्या है? द टाइम पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव टू द बिगनिंग ऑफ टी वेव। जहाँ पे एस वेव हमारी समाप्त होती है वहाँ से लेकर जब टी वेव शुरू होता है, यानी कि जब हार्ट बिल्कुल डिपोलराइज हो जाता है और जब रिपोलराइज होना स्टार्ट होता है तो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच का जो समय है वह एसटी सेगमेंट होता है। और यह क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इलेक्ट्रिकली साइलेंट इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन एंड द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन। ये बिल्कुल साइलेंट टाइम होता है जब हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं होती, जो है हार्ट बिल्कुल डिपोलराइज हो चुका होता है और अब रिपोलराइज होने वाला है। तो डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं होते, कोई एक्टिविटी नहीं होती, हार्ट बिल्कुल साइलेंट होता है और इस समय को हम एसटी सेगमेंट के द्वारा जानते हैं। अब देखते हैं हार्ट रेट। अब तक तो बेसिक्स हमने बताया, अब हार्ट रेट हम निकालेंगे कैसे। तो देखते हैं सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट। The most accurate way to measure heart rate is by measuring the RR interval. The RR interval is the distance from one R wave to the next R wave. When measuring the RR interval, takes the beginning of one Kivarius complex and count the number of little boxes up to the beginning of the next Kivarius complexes. Divide this number into 1500. This method of calculating the heart rate is valid if the heart rate is regular. तो क्या तरीका बताया गया हार्ट रेट निकालने का कि किसी भी पेशेंट का अगर हार्ट रेट हमें निकालना है तो उसकी ईसीजी हम लेंगे और ईसीजी में किसी भी एक लीड में, जनरली हम इसको सेकेंड लीड में लेते हैं, दो आसपास के क्यूआरएस कम्प्लेक्स को देखते हैं और जो बिल्कुल आसपास के हों, मतलब ये लगातार एक के बाद जो दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो, इसमें आर वेव दोनों की देखते हैं और दोनों आर वेव के बीच टोटल कितनी स्मॉल स्क्वायर्स है उसको काउंट कर लेते हैं। क्या समझा? जो आसपास की, मतलब एक के बाद जो दूसरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना है तो इन दोनों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की आर वेव के बीच में कितनी स्मॉल स्क्वायर्स हैं और इस स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करने के बाद 1500 को इन्हीं नंबर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आर वेव्स। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है
दो यहाँ पे लगातार जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने हैं, तो आप आर आर के बीच में 26 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 26 बॉक्सेज हैं स्मॉल वाले। और निकालने के लिए क्या किया गया है, 1500 में 26 से डिवाइड किया गया है और आंसर आया है 58। तो इस पेशेंट का हार्ट रेट हो गया 58। बिल्कुल आसान है। और अगर हमको पता चल गया हार्ट रेट कितना है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टैकीकार्डिया में है या ब्रैडिकार्डिया में है या नॉर्मल है। इस केस में इस पेशेंट की जो है हार्ट रेट 58 आया है, जो कि 60 से कम है, तो इसको हम साइनस ब्रैडिकार्डिया कहेंगे। अगर 60 से ऊपर होता, 100 से नीचे होता तो नॉर्मल कहते, और अगर 100 से ज़्यादा होता तो उसको टैकीकार्डिया कहते। अब हार्ट रेट से हमें क्या क्या इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। वंस यू हैव मेजर्ड द हार्ट रेट यू नीड टू डिसाइड वेदर इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो जब हम हार्ट रेट निकाल लेंगे तो हमको 3 कंडीशंस पता चल जाएंगी कि या तो ब्रैडिकार्डिया में है, मतलब हार्ट रेट 60 से नीचे है, या तो नॉर्मल है यानी हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में है, या हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब टैकीकार्डिया में है। तो ये सब कंडीशंस हैं कि टू आस्क अबाउट हार्ट रेट, इज़ द हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट, इज़ द हार्ट रेट अबव 100 बीट्स पर मिनट। तो ये 2 चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो अगर 60 से कम है तो वो होता है साइनस ब्रैडिकार्डिया, या सिंपली कहेंगे हम ब्रैडिकार्डिया। तो ब्रैडिकार्डिया अगर आता है तो किन किन सिचुएशंस में वो क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं। तो पहला तो है साइनस ब्रैडिकार्डिया, यानी कि हार्ट जो है इटसेल्फ किसी वजह से प्रॉपरली बीट नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको साइनस ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, साइनस नाम से मतलब जो है एसए नोड से ही वो जनरेट हो रहा है कम बीट्स वहाँ पे। दूसरा है सिक साइनस सिंड्रोम, इसका मतलब एसए नोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई इलेक्ट्रिकल चेंजेज हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई फाइब्रोसिस हो रही है, या इनफैक्ट कुछ है जिसकी वजह से साइनस बीमार है, उसको सिक साइनस सिंड्रोम कहते हैं। अगला है सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। तो बहुत से ऐसे केसेज होते हैं कि जहाँ पे एवी ब्लॉक होता है, तो उसकी वजह से भी ब्रैडिकार्डिया हमको मिलता है। इसमें क्या होता है कि एसएन नोड तो काम ठीक करता है, लेकिन जब वहाँ से बीट एवी नोड पे आती है तो वहाँ से प्रॉपर कंडक्शन आगे नहीं हो पाता, क्योंकि एवी नोड से जब तक बीट्स वेंट्रिकल में नहीं जाएंगे तब तक उसका कंट्रैक्शन नहीं होगा और हार्ट जो है बीट जनरेट नहीं करेगा। एक है अगला एस्केप रिदम। एस्केप रिदम एक्चुअली एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। जब ऐसे नोड या एवी नोड भी अपना काम करना बंद कर देते हैं या किसी वजह से नहीं कर पाते या बीट काफ़ी लेट जनरेट करते हैं, तो ऐसे में हार्ट की किसी न किसी सेल से, या तो एट्रियल हो सकता है, वेंट्रिकुलर हो सकता है, वहाँ से एक एस्केप रिदम जनरेट होती है। कोई भी एक पार्ट बीट जनरेट करता है जिससे कि हार्ट जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहे। फिर है एवी जंक्शनल एस्केप रिदम। तो एस्केप रिदम या तो एवी जंक्शनल हो सकता है, यानी कि एवी नोड से हो सकता है, या वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम भी हो सकता है, वेंट्रिकल से एस्केप रिदम जनरेट हो सकता है। और लास्ट में आता है एसिस्टोल, यानी कि एसए नोड काम करना ही बिल्कुल बंद कर दे, तो ऐसे केसेज में ब्रैडिकार्डिया के चांसेस रहते हैं। अब ब्रैडिकार्डिया के बाद देखते हैं कि टैकीकार्डिया। अगर हमने ईसीजी में हार्ट रेट डिसाइड किया कि उस पेशेंट का हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, यानी कि टैकीकार्डिया है, तो किन किन कारणों से टैकीकार्डिया हो सकती है। तो टैकीकार्डिया को इवेल्युएट करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि जो टैकीकार्डिया है वो नैरो कम्प्लेक्स है या ब्रॉड कम्प्लेक्स है। नैरो कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है उसकी चौड़ाई 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है, तो उसको हम बोलेंगे नैरो कॉम्प्लेक्स। और अगर 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ब्रॉड कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है नैरो कॉम्प्लेक्स है या ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है नैरो कॉम्प्लेक्स का, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स का। अगर नैरो कॉम्प्लेक्स है तो उसको हमेशा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसका मतलब टैकीकार्डिया का कारण कहीं ना कहीं सुप्रावेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल के ऊपर के सारी चीज़ें हैं। और अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो उसमें कारण कहीं ना कहीं से वेंट्रिकल में ही है। तो हमको ऐसे में अगर वाइड कॉम्प्लेक्स है या ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है तो हमको एट्रिया के बारे में सोचना ही नहीं है, एसए नोड एवी नोड के बारे में सोचना ही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं पैथोलॉजी वेंट्रिकल में है। तो किन किन कारणों में होता है, तो पहला है साइनस टैकीकार्डिया,
एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये भी रीएंट्री टैकीकार्डिया। तो ये जितने यहाँ पे कारण बताए गए हैं ये सभी नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के हैं। और यहाँ पे जो भी कारण होता है एटियोलॉजी होती है हमेशा सुप्रा वेंट्रिकुलर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा गया है सब वेंट्रिकल के ऊपर के ही पार्ट हैं। और जो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है, वाइड कॉम्प्लेक्स है, इसमें केवल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है, इसमें कारण वेंट्रिकल में ही होता है। ये हार्ट रेट का एग्जाम्पल है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसमें कैलकुलेट करें जिससे आपको आसानी से याद भी रहे और इसको नोट कर लें कि इसमें कितना है। एक दूसरा एग्जाम्पल है हार्ट रेट का, इसमें आप सेम वही, हाँ इसको स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर वही होगा कि जितना अभी तक आपने सीखा है फिर भूल जाएगा। तो इसको करने के बाद ही आगे बढ़ें। करना कैसे है आपको मैं बता चुका हूँ पहले, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हार्ट रेट निकालने के लिए जो लगातार क्यूआरएस कम्प्लेक्स हैं उनमें से आर वेव के बीच की जितनी भी स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करना है और इससे 1500 को डिवाइड करना है, तो वही आपका हार्ट रेट होता है। अगेन यहाँ पे बिल्कुल काउंट करके भी लिख दिया गया है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, से याद रहेगा। अगेन एक और एग्जांपल हार्ट रेट का, एक और एग्जांपल हार्ट रेट का, इसको आप लोग ज़रूर करें, बिल्कुल स्किप ना करें, पास ना करें। अब आते हैं एक्सिस डिटर्मिनेशन पे। तो यहाँ पे सफिशिएंट हार्ट रेट के एग्जांपल दिए गए हैं और आप इन सबको कर लें और इससे आपका हार्ट रेट निकालना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगले वीडियोज में हम और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको ईसीजी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ ना समझ में आए या कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम उसको आगे के वीडियोज़ में उसको कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आपको स्पष्ट और क्लैरिफाई कर लें, जिससे कि आपको और आगे के वीडियोज़ में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है, बेसिक्स की आपको समझ नहीं है, तो आप कभी भी ईसीजी सही से नहीं देख सकते, हमेशा आपको कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी हम इस चीज़ से संबंधित और वीडियो डालें वो आपको जल्दी से जल्द मिल जाए।